हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज़ में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। इसमें गुणनखंड हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि अंकों का या संख्याओं का गुणनखंड, फिर उसके बाद देखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, बीजीय पदों का गुणनखंड, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम कुछ संख्याओं का गुणनखंड देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि यदि हमें कोई कहे कि गुणनखंड ज्ञात करिए, अगर हमारा क्वेश्चन ये ऐसा रहे कि गुणनखंड यानी कि सिंपल यदि गुणनखंड ज्ञात करे, ऐसा रहे लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 का गुणनखंड क्या होगा बताइए। 1 का गुणनखंड का मतलब है कि वैसी संख्याएं, ठीक है, जिससे ये संख्या पूरा कट जाए। तो 1 का गुणनखंड तो 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा 2 का गुणनखंड क्या है, कौन कौन सी संख्या है जिससे 2 पूरा कट जाएगा। 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 का गुणनखंड क्या है, यानी कि फैक्टर क्या है। ठीक है, कोई पूछेगा तो कहिएगा कि 1 है और 3 है। 3 जो है वो 1 से कटता है या 3 से कटता है, इसके अलावा ये किसी से पूरा नहीं कटता है। ठीक है, इसलिए 3 का गुणनखंड क्या है, 1 और 3। 4 का 1 से 4 कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, 5 का 1 और 5। ठीक है, इसी प्रकार 6 का 1 से कटता है 6, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और फिर 6 एकम 6। ठीक है, ये हो गया, आपको क्लियर है। अब आइए देखते हैं 7 का। 7 जो है वो 1 से कटता है या 7 से कटता है, यानी स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। 8 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, क्यों, 2 चौक 8। 4 से भी कटता है, 4 दूनी 8 और 8 से भी कटता है, 8 एकम 8। 9 का देख लीजिए, 9 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 1 से कटता है 9, 3 से कटता है और 9 से कटता है। ठीक है, चलिए 10 का देख लीजिए। 10 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 यानी कि स्वयं से कटता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग संख्याओं का जो गुणनखंड है वो अलग अलग है। ठीक है, किसी का 1 ही है गुणनखंड, किसी का 2 है, किसी का 2 से अधिक है। इस प्रकार अगर हम देखें तो संख्याओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला जिसका केवल 1 गुणनखंड है, केवल 1 गुणनखंड है। जिसका केवल 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। ठीक है, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 3 तरह की संख्या। इसमें केवल 1 आता है, 1 ही एकमात्र ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या है, 1 ही गुणनखंड है। इसलिए अच्छा, जिसका केवल 2 गुणनखंड है उसको क्या कहते हैं, आपको हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ाए भी होंगे कि जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, 1 और स्वयं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, वे संख्या है जिनका केवल दो ही गुणनखंड हो। कौन कौन सा, 1 और इटसेल्फ, वो स्वयं होता है। ठीक है, यानी कि 2 यदि है तो उसका 1 और 2 ही होगा। ये भी प्राइम नंबर है, इस प्रकार आप प्राइम नंबर पहचान सकते हैं। अच्छा, 2 से अधिक जो गुणनखंड है उसको कहते हैं संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि मेनली ये 3 तरह की संख्या, इसके अलावा सम विषम वो सब अलग मैटर है, लेकिन ये जो इस टाइप का है बात, उसमें आपको यही 3 चीज समझना। जिसका केवल 1 गुणनखंड हो वो केवल 1 है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम आप आगे करेंगे। अच्छा, इससे एक सवाल और निकल के आता है कि 2 जो है सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर सबसे छोटी कौन सी है, 2 है।
और दो ही है जो एकमात्र सम यानी कि इवेन एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। ये थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो गया और इस चैप्टर में भी आपको काम आने वाला है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो याद रखिए गुणनखंड ये है, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ और बातों को, जैसे यदि ये पूछा जाए आपको कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड क्या होगा, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पलटते हैं। बीजीय पदों का गुणनखंड। बीजीय पदों का गुणनखंड कहने का हमारा तात्पर्य है कि यदि हम कहें, ठीक है, कि 5xyz का गुणनखंड क्या है, कुछ संख्या हम लिख दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 9x² y 16x² 13xyz 12xy + 1, यानी कि इसके गुणनखंड क्या क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा देखिए, ये गुणनखंड का मतलब है जो सभी गुना में है, ठीक है, और एक जिससे भाग देने पर इस पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। अच्छा, इसका गुणनखंड क्या होगा देख लीजिए, 5 गुने x गुने y गुने z, यानी कि 5 × x × y × z, यही क्या है इसका गुणनखंड है। अच्छा, एक चीज और गुणनखंड में आपको जानना था, ठीक है, कि वो तो गुणनखंड हुआ साधारण विधि से, एक और गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे हमने आपको वर्गमूल वगैरह में भी बताया था कि जैसे 12 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × क्या 3, क्लियर है। तो यही क्या 12 का क्या कहलाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे कि यदि आपको कहा जाए 50 का, तो 2 से 2 25, फिर 5 5, फिर 5 1 जा 5, यानी कि 2 × 5 × 5, यही क्या हुआ 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अच्छा, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, सवाल यहाँ एक थोड़ा सा और है, इसको समझ लीजिए कि देखिए इसमें इसके फैक्टराइजेशन में वह जो भी संख्या आती है वो सभी क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। जैसे इसमें देखिए 2 2 3 आया है, 2 भी क्या है प्राइम है, 2 भी क्या है प्राइम है, 3 भी क्या है प्राइम है, इसमें भी 2 क्या है प्राइम है, 5 क्या है प्राइम है। यानी कि ऐसा फैक्टराइजेशन ये करता है कि जिसके सभी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम सहभाज्य, ठीक है। वैसी दो संख्या जिसका मौस 1 हो वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर कोई कहे कि ये 3 और 5 को प्राइम है, ये जब भी बात करेंगे को प्राइम का तो 2 के बीच में हम रखते हैं हमेशा, ठीक है, 2 के साथ ही होता है ये, ठीक है। तो देखिए 3 और 5 का यदि हम CF करें तो क्या आता है हमारा HCF 1 आता है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। अब ऐसे भी जान लीजिए, इसको दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो 3 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 और 3, और 5 का फैक्टर क्या होता है 1 और 5। तो जिसका जो कॉमन
फैक्टर है वो केवल क्या हो, 1 हो, ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपस में इसको नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा 9x²y, ठीक है, तो देखिए इसको मैं इसको मैं संख्या के यदि देखें तो क्या क्या है, 9 है, x² है और y है, तो इसको हमने टर्म में पहले बांट लिया। लेकिन 9 का भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, क्या हो सकता है 9 का, 3 × 3। अच्छा, x² का भी तो हो सकता है क्या, x × x, और y तो अकेला है तो y, तो यही क्या हुआ 9x² का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 3 × x × x × y। अब देखिए ये अखंडनीय है, यानी कि अब इसका खंडन नहीं हो सकता है, इसका खंडन नहीं हो सकता है। देखिए इसमें ऐसे भी बन सकते हैं टर्म, जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आपको विस्तार से समझाते हैं। इसका अगर कोई ऐसा गुणनखंड लें, ठीक है, तो ये भी बन सकता है कि 9 × x²y, या ऐसा भी बन सकता है कि 9x² × y, ठीक है, क्योंकि इसका फिर ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, इसका ये भी गुणनखंड है दोनों। इसको 3 भाग में यदि बांटना चाहे तो 9 × x² × y भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है 9 × x × x × y, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करेंगे तो 3 × 3 × x × x × y, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, इन दोनों में और ये बाकी में क्या अंतर है, ये अखंडनीय नहीं है, ये और टूट सकते हैं, ये और टूट सकते हैं, लेकिन अब जो हमने ये लिखा है फाइनली, ये देखिए ये क्या है, ये टूटने की गुंजाइश में, अब देखिए ये कहीं भी नहीं टूटेगा, ठीक है, अब ये हो गया फाइनल, यानी कि ये अखंडनीय है, ठीक है, अखंडनीय है गुणनखंड, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि बीजीय पदों का गुणनखंड हम कैसे ज्ञात। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, देखिए 16x², तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा। अच्छा, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे छोटा करने के लिए तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड है, तो लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x, तो यही क्या अखंड सबसे छोटा। अब इसके बाद ये टूटने की गुंजाइश में नहीं है, तो कोई भी पूछेगा कि इसका 16x² का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यही होगा, ठीक है। इसको वैसे अनेक तरीकों में भी लिखा जा सकता है, जैसे ये सारे तरीके हैं इसके, ठीक है। चलिए, अब 13xyz का क्या लिख सकते हैं, 13 × x × y × क्या, z। अच्छा, अब एक बहुत अच्छा आ गया है यहाँ पर कि 12x मल्टीप्लाइड बाय y + 1, इसका क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ नहीं, आप 12 का कर लीजिए, 12 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, यही तो होता है। अच्छा, x तो x, और इसको आप जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ। अब ये अखंडनीय है, ये अब नहीं, वैसे इसको भी कई रूप में लिखा जा सकता था, जैसे हम थोड़ा सा और यदि विस्तार में चले, अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 12 × x × y + 1, एक तरीका ये। दूसरा तरीका 4 × 3 × x × y + 1, ये दूसरा तरीका। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता था। अच्छा देखिए 12x y + 1 को अगर हम तोड़ दें, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 12xy, देखिए xy + 12x का 1 के साथ गुना होगा तो 12x ही रह जाएगा। अच्छा, इसको भी तो हम तोड़ सकते हैं, 12 × x × y + 12 × x। क्लियर, मतलब कई तरीका है, लेकिन ये सब क्या है, ये जिसका खंडन और हो सकता है, लेकिन हमने अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो गया, अखंडनीय हो गया, अब ये आगे नहीं टूट सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बीजीय पदों का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये सारे नाम एक ही है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप वो नाम बोल सकते हैं। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दो संख्याओं में जो कॉमन है, जो दोनों में उपस्थित है, सब जैसे अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की भी थी, जैसे हम 5 और 10 को ले लेते हैं, ठीक है, और कोई पूछे कि 5 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, तो अच्छा ये बताइए 5 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो फैक्टर क्या होता है, 1 और 5,
10 का क्या होता है 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम कहेंगे ना कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और क्या है 5 है। ठीक है, क्या क्या है 1 है और 5 है। क्लियर। अच्छा, ये चर्चा आगे करेंगे बाद में कि हम 5 को ही लेंगे, चूंकि 1 को लेने से कोई फायदा हमें होता नहीं है, इसलिए हम 5 को ही बाहर निकालेंगे। उसी प्रकार और भी कुछ देख लें। ठीक है, बीजीय पदों में भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, बीजीय पदों में भी इसी प्रकार होता है। इसमें एक चीज और है, ये तो हुआ हमने सिंपल मेथड से निकाला। यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले तो 5 का क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, 5 × 1 लिखिए हुआ 5। अच्छा, 10 का क्या होगा 2 × 5 होगा। ऐसे देखिए, ऐसे ही ना होता है 2 × 5। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी है तो 1 तो सबका होता है, लेकिन यहाँ पर माना जाएगा क्या 5 है दोनों का कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार बीजीय पदों में भी क्या देख लीजिए, जैसे कि हम अगर इसका कॉमन फैक्टर निकाल 3x + 6 का कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले अलग अलग कर लीजिए, इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको दूसरा टर्म मान लीजिए। तो 3x को आप क्या लिख सकते हैं 3 × x, और 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 × 3। अच्छा, इन दोनों में एक चीज ध्यान दीजिए कि कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, दोनों के फैक्टर में। तो देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3x + 6 में हम लिख सकते हैं बराबर 3 को हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाहर, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेना। तो कॉमन फैक्टर 3 है ये दोनों का, तो क्या किया हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, बाहर निकाल लिया तो इसमें क्या बचा हमारा x बचा, और इसमें हमारा क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अच्छा हम प्लस क्यों दिए, वितरण नियम में भी आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ। ठीक है, कि a × b + a × c यदि ऐसा होता है तो आप क्या लिखते हैं a को बाहर निकाल लेते हैं और b + c लिख देते हैं। यह हमारा जो फर्स्ट वीडियो होगा परिमेय संख्या वाला, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं उसको। तो ऐसा वितरण नियम हमने उसको विशेष तौर पर समझाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ऐसा होता है, तो हमने क्या किया देखिए, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा और विस्तार में जाइए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x + 2 × 3 ये लिखे, और फिर तो दोनों में 3 है तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें x बच गया और इसमें क्या बच गया प्लस देके 2 बच गया। तो सेम कैसे भी कीजिए तो यही आएगा। इस प्रकार से हम क्या होते हैं बीजीय पदों का भी या बीजीय व्यंजकों का भी टर्म का या एक्सप्रेशन का हम इसी तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं कॉमन निकाल के। क्या निकाल के कॉमन समझिए, कहते हैं ना कि दो आदमी में क्या, इन दोनों लड़कों में क्या कॉमन है, तो दोनों लड़का ना क्रिकेट खेलने में बहुत तेज है, यानी कि ऐसा क्वालिटी डिसक्वालिटी जो भी हो जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है, या दो से अधिक में भी उपस्थित हो, और उसको बाहर निकाल लेना क्या है कॉमन बाहर निकालना। ये कॉमन है जो सब में उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइजेशन का मैटर है कि 3 × x था और ये 2 × 3 था। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया उपस्थित हो गया। क्लियर है। अब जैसे कि कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कि 6a² b - 9ab, इन दोनों का फैक्टराइजेशन करना है कॉमन निकाल के। क्या करके कॉमन निकाल के। ठीक है, अच्छा चलिए कैसे। अब देखिए अगर कोई पूछे आपको, वैसे धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी तो इतना करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। 6a² b का फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 3, यही तो इसका अभाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टराइजेशन। a² का a × a और b अकेला है तो b अकेला है। अच्छा चलिए 9ab का 3 × 3, ये तो 9 हो गया, इंटू a × b। अब देखिए कि क्या क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, चलिए एक मिल गया। a इसमें भी है a इसमें भी है, b इसमें भी है b इसमें भी है। तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कोई पूछेगा कि कॉमन क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3ab कॉमन है।
क्या है 3ab कॉमन है। चलिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे 3ab कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर समझाने के लिए लिख ही दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। 3ab हमने बाहर निकाली। अच्छा इसमें से यदि 3ab बाहर निकल गया तो देखिए क्या बचा 2a, देखिए क्या बचा 2 और a, क्लियर है 2 और a बच गया इसमें। अच्छा इसमें 3ab निकल गया तो क्या बच गया 3, तो चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस वितरण नियम से तो 3 कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, किस मेथड से कॉमन निकालने के मेथड से, ठीक है। कॉमन निकालने के मेथड से क्या हो गया हमारा फैक्टराइजेशन निकल गया। अच्छा धीरे धीरे आप ऐसे इतना मत करने लगिएगा, आपको आदत डालनी है कि 6 और 9 6 और 9 है तो इसका इन दोनों में क्या है, तो 3 तो दोनों में है, चूंकि 3 से दोनों कटता है, 3 दूनी 6 भी कटता है, 3 तिया 9 भी कटता है, तो 3 तो बाहर निकल गया। देखिए इसमें a स्क्वायर है, इसमें a है, तो छोटा वाला को ले लेते हैं बाहर, छोटा वाला को हमने क्या किया बाहर लिया, ठीक है। b इसमें भी है, b इसमें भी है, यानी दोनों में उपस्थित है, जो जो दोनों में उपस्थित है उसको क्या कर दिए बाहर निकाल दिए। जैसे ही हमने 6 और 9 देखा तो हमने कहा कि वो 3 दोनों में है, ठीक है, छुपा हुआ है, उसका फैक्टर करते तब पता चलता, तो 3 बाहर निकालिए। a स्क्वायर a में क्या निकलेगा तो a निकल जाएगा, ठीक है, तो a हमने बाहर निकाल दिया। b और b तो b तो है ही निकाल लिया। तो देखिए अब इसमें लिखेंगे क्या, देखिए 3 दूनी 6, a और a का गुना a स्क्वायर और b है तो b है, ठीक है, माइनस 3 तिया 9ab, ठीक है, यानी पूरा भी देना है आपको, इसको गुना करके ये भी तो आ जाना चाहिए मन ही मन। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आपका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है सही है, क्या है सही है, क्लियर। आइए कुछ उदाहरणों पर और विचार करते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है, वो है 15a⁴ माइनस 20a³ प्लस 5a स्क्वायर। अब इसको भी हमको कॉमन निकाल के इसका फैक्टराइजेशन करना है पूरे का, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 × 5, यही तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 3 × 5। अच्छा a4 को हम 4 बार a गुना में लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 20 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 5, ठीक है, 2 दूनी 4 पंचे 20। अच्छा a³ है तो 3 बार, अच्छा प्लस है तो प्लस, जो चिन्ह हो वो डालते चलिएगा। 5 का तो 5 ही रहने दीजिए, a स्क्वायर यानी कि a × a। अब देखिए कि सब में कॉमन क्या है, जो सब में है, देखिए 5 ऐसा है जो तीनों टर्म में है, इसमें और इसमें, तीनों टर्म में। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजीय व्यंजक है जो डिफरेंट टर्म के मिलने से बना है, और ये सब क्या है टर्म है इसके, ठीक है। और ये टर्म का फैक्टराइजेशन है, ठीक है, टर्म का फैक्टराइजेशन है, और फिर इसको हम फाइनली छोटा करके कॉमन निकाल के लिखेंगे, जो कि सही तरीका है मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा इसके अलावा और भी तो है, देखिए इसमें a अब कितना है सो देखिए, वैसे देखिए सबसे छोटा जो a मेरा है, जैसे कम है 2 इसमें भी, तो 2 इसमें भी निश्चित होगा, 2 इसमें भी होगा, क्यों, क्योंकि 3 है तो 2 तो है ही उसमें शामिल, तो सबसे छोटे तरफ से ले लीजिए। तो देखिए क्या क्या मिल गया 5a स्क्वायर, 5 × a का मतलब क्या होता है, देखिए 5 × a का मतलब क्या है 5a स्क्वायर, ठीक है। तो 5a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा बचा क्या, देखिए 5a स्क्वायर हट गया, 3a और a तो 3a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, जो भी चिन्ह हो वही दीजिएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 बचा आपका, और a है तो यानी कि 4a यहाँ हो गया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, सब में 1 तो माना ही जाता है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे भी देखिए, आप इसको अब करके आप ये पूरा लीजिए, अगर ये सही पुर गया तो समझिए कि ये हो गया, पूरा हो गया। देखिए 5 तिया 15, a स्क्वायर और a स्क्वायर का गुना a⁴ माइनस 5 चौक 20, a स्क्वायर और a का गुना a³ प्लस 5a स्क्वायर का 1 से तो 5a स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो गया, यही हो गया फैक्टराइजेशन कॉमन निकालने की विधि द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए एक और टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा परिचय सत्र में फैक्टराइजेशन के, जो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है अभी लेक्चर, उसमें फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुप मतलब क्या,
रीग्रुप करना पड़ेगा, उसका समूह जो है इधर उधर हुआ उसको पहले लाना पड़ेगा, तभी हम उसका फैक्टराइजेशन निकाल पाएंगे और सिंप्लीफाइड कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग करना बहुत ही आवश्यक है, ये सीखना, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 में देख लीजिए, यदि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे लिखा गया। अब अगर हमको इसको कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल के ही मान के चलिए फैक्टराइजेशन निकालना है, वैसे मूल हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकालना है, लेकिन इसमें कॉमन निकलने लायक है। रीग्रुप का मतलब है क्या, देखिए इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे नहीं कॉमन, यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए ax स्क्वायर का मतलब है a इंटू एक्स इंटू एक्स, बी वाई का स्क्वायर का मतलब है b इंटू वाई इंटू वाई। देखिए इसमें और इसमें कुछ भी है एक के अलावा, तो एक को तो हमको लेना नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम इसमें नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान दी, उसी प्रकार इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है। इन दो बच्चों में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो इक्वल हो, ठीक है, बराबर हो, दोनों में हो, ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 4 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, कोई भी कुछ भी रख लीजिए, ये 4 बच्चे हैं हमारे पास, न इनकी क्वालिटी इससे मिल ही नहीं रही है, तो हम दोनों में से कॉमन छांट ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनमें और इनमें क्वालिटी है कुछ बराबर। जैसे देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ax स्क्वायर का मतलब है a इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर बार बार लिखना पड़ रहा है। bx स्क्वायर का मतलब है b इंटू एक्स इंटू एक्स। देखिए x और x तो इसमें भी और इसमें भी है ना जी। देखिए x इंटू एक्स इसमें भी है और x इंटू एक्स इसमें भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो है सेम है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर इसमें भी और वाई स्क्वायर इसमें भी। इतना करने की फिर जरूरत नहीं होगी, आगे कक्षाओं में आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कॉमन है। देखिए इसमें भी वाई स्क्वायर है और इसमें भी वाई स्क्वायर है, यानी कि दोनों का कॉमन क्वालिटी क्या है, वाई स्क्वायर। तो ये दोनों, लेकिन हमारा लिखा हुआ तो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को रीग्रुप करेंगे, यानी कि दोस्ती, अब इसकी दोस्ती इससे थी जो कि हम नहीं रहने देंगे, इसकी दोस्ती इससे करा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी हमें कुछ ना कुछ मिल रही है बरोबर। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं टर्म्स का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको रीग्रुपिंग करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, यानी कि हमने इसकी दोस्ती इसके साथ कर दी और साथ में लिख दिया दोनों को। फिर प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं, by स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और इन दोनों की दोस्ती कर दी एक साथ। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमारा फैक्टराइजेशन निकालना बहुत आसान हो। देखिए दोनों में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाहर कर लिया हमने, इसमें a बचा और इसमें हमारा b बचा, प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा वाई स्क्वायर। देखने से ही लग रहा है कि दोनों की क्वालिटी सेम कौन सी है, वाई स्क्वायर वाली। इसमें भी b और प्लस a, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, अच्छा ये इसको और एक बार और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर a प्लस b प्लस वाई स्क्वायर। b प्लस a को a प्लस b भी लिखा जा सकता है। देखिए b प्लस a को a प्लस b भी लिखा जा सकता है, यानी क्लोज्ड लॉ अगर आपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि a प्लस बी को, ठीक है, b प्लस ए भी लिखा जा सकता है, यानी क्रम विनिमय में क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। चलिए वो सब बात की बात है। अब देखिए ये दोनों, अब देखिए अब इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको एक टर्म मान लीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, ये तो कॉमन हमने यहाँ से निकाला था, एक कॉमन यहाँ भी है। अब तो दोनों में क्या है, a प्लस बी जो है वो कॉमन है, वो हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन मतलब क्वालिटी। अच्छा तो इसमें क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर बच गया, इसमें से क्या बच गया, इसमें से तो हमने बाहर निकाले तो क्या बच गया था, एक्स स्क्वायर, और इसमें से फिर क्या बच गया हमारा, वाई स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन रीग्रुपिंग करके भी करना पड़ेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है।